Hello friends, in this video number 7, chapter number 2, sexual reproduction, standard 12, 2.4.2, the title is Embryo. Dear students, in each and every video on right hand side in dotted literature, I am writing my video number, and in the description I am writing what are the content are there which I am including in my videos. In this particular video, I am trying to explain the embryo. Before I start the explanation, I would like to discuss one question: how developing embryo assure its nutrition? When the embryo development is going on, just बेटा इसके previous video के अंदर यूँ तो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो दोनों साइड बाय साइड चलते हुए क्वेश्चंस हैं और दोनों को एक ही सीटिंग या एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस करना ज़रूरी है, लेकिन कुछ वीडियो की लेंथ की लिमिटेशन है, उसके लिए मेरे को 2 टुकड़ों में ब्रेक करके आपको समझाना पड़ रहा है। हाउ द डेवलपिंग एम्ब्रियो ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन। जैसे बेटा हम बात करें तो एनिमल्स के अंदर जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि एनिमल्स किस तरह से एनिमल्स एम्ब्रियो किस तरह से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है, यहाँ पे हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स किस तरह से न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहा है उसकी अगर बातचीत करें तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, मे भी अप्लाइड हो सकता है और नीट में पूछा जा सकता है। वही है जो मैंने पेन से ब्लू पेन से क्वेश्चन लिखा है, आप समझ सकते हो। हाउ डेवलपिंग एम्ब्रियो इट्स न्यूट्रिशन, इट इज़ वेरी सिंपल एंड शॉर्टेस्ट आंसर, दैट इज व्हेन द एंडोस्पर्म इज डेवलपिंग। इससे पहले जो अपने डबल फर्टिलाइजेशन के एक्सप्लेनेशन दिया और उसमें यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स और ऐसा एक डायग्राम ड्रॉ किया था, इंटेग्यूमेंट्स और डायग्राम। बेटा जब भी मैं इंटेग्यूमेंट्स का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ तो ध्यान से देख ले, साइड बाय साइड में एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। जब भी ये डायग्राम ड्रॉ करो ना तो उसका माइक्रोपाइलर एंड का शेप इस तरह से ड्रॉ करने का। आप माइक्रोपाइलर का शेप यहाँ से यूँ अगर ड्रॉ कर दोगे ना तो पेपर एग्जामिनर पेपर चेक कर आपके मार्क्स उड़ा देगा। ओके, अब यहाँ पे जो पोलन ट्यूब डेवलप हुआ और प्राइमरी एंडोस्पर्म डेवलप हुआ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन डेवलप हुए थे, आपको याद आ जाना चाहिए ऐसे पहले वाले वीडियो के अंदर देख लेने का। हाउ डेवलपिंग एम्ब्रियो एंश्योर इट्स न्यूट्रिशन, तो आंसर सिंपल है, इट स्टार्ट डेवलपिंग बिफोर सम अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। कुछ अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म वो पहले डेवलप होने देगा और उसके बाद वो अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करने वाला है। ओके, अब ये जो स्ट्रक्चर डेवलप होगा उसमें से आपको एक कुछ बेसिक्स बताने का ट्राई करूं कि बेटा मान ले यहाँ पे मैं स्केच करने के लिए एक आपको एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज दिस वन, और मैं इसको लेबल करूँ कि जायगोट है। ये जायगोट के कुछ सेल्स क्लेवेजेस में जाते हैं। Zygote undergo cleavages and all the cleavages will be mitotic type of cell division. These cleavages are of mitotic type. Just I am following the way it is printed in our book. Book के अंदर जो लिखा हुआ है मैं वही पैटर्न और वही डायरेक्शन पकड़ रहा हूँ। आपको फर्स्ट जो डायग्राम है पेज नंबर 34 पे, उसके अंदर इस तरह से एक शेप ड्रॉ किया हुआ है। ये हकीकत में बेटा जायगोट है। जायगोट अंडरगो क्लेवेजेस विल बी माइटोटिक सेल डिवीजन, उसमें से 2 सेल बनाएगा। ये जो 2 सेल हैं उसके भी स्पेसिफिक नाम है, अभी आपको जरूर नहीं है, एक को बेसल सेल और एक को एपिकल सेल बोलते हैं। 2 में से 4 होंगे तो यहाँ पे देख लेने का बेटा ये 4 सेल कैसे बने, तो ये जो सेल है उसमें से ये दोनों सेल बनेंगे और इसमें से ये 2 बने, मतलब बेसल सेल डिवाइड ट्रांसफरली एंड एपिकल सेल डिवाइड्स वर्टिकली टू फॉर्म 4 सेल स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज प्रोएम्ब्रियो। अब ये प्रो एम्ब्रियो है ना, द बेसल सेल विच इज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, मतलब ये वाला सेल आगे जाके नहीं डेवलप होता। तो यहाँ पे एक नीट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाई इफ द बेसल सेल इज नॉट डिवाइडिंग फॉर द व्हाट यू कैन से रिगार्डिंग द सेल डिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू, तो दिस सेल इज अरेस्टेड एट G0 स्टेज, ये G0 स्टेज में अटक गया। ओनली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट द होल एंटायर डेवलपिंग स्ट्रक्चर टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, मतलब माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ये पूरे डेवलपिंग स्ट्रक्चर को अटैच करके चिपका के रखने का काम करता है। द अदर बेसल सेल, मतलब ये वाले को भी बेसल सेल बोलते हैं,
रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंसर, 20 to 25 स्ट्रक्चर सस्पेंसर बना देगा। और ये जो दो सेल्स हैं, दो दो, वो दो में से चार, चार में से 8 और आगे जाके इस तरह से ग्लोबुलर शेप एम्ब्रियो बनने वाला है। ये जो ग्लोबुलर शेप एम्ब्रियो बना, यही का यही फिर बेटा आगे जाके ग्लोबुलर में से आगे डेवलप होगा और यहाँ से यही स्ट्रक्चर डेवलप होता 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 इस तरह से हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनेंगे। यहाँ पे सब सेल्स बनने वाले, सब सेल्स आ जाएंगे, सेल्स। ये जो नॉच है वो डीपर होते हुए यहाँ पे डीपर होते हुए जाएंगे और यही चीज फिर आगे जाके अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ तो कॉटलीडॉन्स बन जाएंगे। अगर हम कॉटलीडॉन्स की बातचीत करें, ओके, तो डायकॉट होता है, उसके अंदर टेस्टा और टैगमंड होता है और उसके अंदर से दो कॉटलीडॉन्स बन जाते हैं। अगर आप इसको ओके एक मूंगफली या चना कंसीडर करते हुए तो इसके अंदर से दो कॉटलीडॉन्स बन जाएंगे और उसके आउटर मोस्ट 2 इंटेग्यूमेंट्स टेस्टा और टैगमन बनने वाले हैं। जो डायकोटिडॉन एम्ब्रियो होता है, द ऑल द डायकोटिडोनस एम्ब्रियो possess फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, जो मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर लिख दिया है। ऑल डायकॉट्स एम्ब्रियो possess एम्ब्रियोनल एक्सिस, कॉटलीडॉन्स, ये भी चीज़ संभालने का। अगर आप डायकॉट लिख रहे हो तो यहाँ पे कॉटलीडॉन्स लिखोगे। एपिकोटाइल, प्रिम्यूल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, रूट टिप। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बाय विच अदर नेम रूट टिप इज नोन? तो विच रेडिकल और रूट टिप दोनों एक ही नाम है, इसको संभालना बेटा। रेडिकल बोलो या रूट टिप बोलो सेम। विच इज प्रोटेक्टेड बाय रूट कैप, रूट कैप के ऊपर से जो रेडिकल बोले या रूट टिप बोले वो प्रोटेक्टेड रहता है। ओके, अब जब मैं बेटा मोनोकॉट एम्ब्रियो को समझाने का ट्राई कर रहा हूँ तो इससे पहले जितने लिस्ट वाइज मैंने बोला कि डायकॉट एम्ब्रियो पोजेस ऑल द स्ट्रक्चर, तो डायकॉट एम्ब्रियो के अंदर जितने जितने स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अलावा मोनोकॉट के अंदर जो कॉटलीडॉन होता है, सिंगल कॉटलीडॉन प्रेजेंट, जिसका नाम हम बोलते हैं स्कूटेलम। मतलब बाकी की चीज़ें तो होती ही होती है, लेकिन चेंज क्या हुआ? तो चेंज हुआ, द चेंज इज ओनली देयर, डायकॉट्स possess 2 cotyledons while monocot possess single cotyledon and single cotyledon is known as scutellum. One more interesting word which is present in the diagram, डायग्राम के अंदर है, बहुत कम बच्चों को शायद ये पता होगा, ध्यान जाता होगा, क्योंकि डायग्राम्स के अंदर से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा सकते हैं और डायग्राम जब भी पूछते हैं डायग्राम ओरिएंटेड तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एपीब्लास्ट, व्हाट इज एपीब्लास्ट? एक लेबल है पेज नंबर 35 के ऊपर। एपीब्लास्ट इज जस्ट सेड टू बी द वेस्टिजियल कॉटलीडॉन ऑफ मोनोकॉट। इट इज अ वेस्टिजियल कॉटलीडॉन। अब वेस्टिजियल कॉटलीडॉन है ऑफ मोनोकॉट्स का, तो मे पॉसिबल के पास्ट में होंगे दो, लेकिन उसमें से रिड्यूस होते होते एक कॉटलीडॉन रह गया और एक वेस्टिजियल हो गया। वेस्टिजियल मतलब such a structure which is present in organism's body but don't have its function but the organ is present, ऐसा कंसेप्ट हम इवोल्यूशन है उसके अंदर पढ़ने वाले हैं। एक वेस्टिजियल कॉटलीडॉन एपीब्लास्ट बन के रह जाता है। इसके अलावा मोनोकॉट्स के अंदर जो पोर्शन रह जाते हैं वो चोलीडाइजा, ओके, कोलेप्टाइल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द शूट एपेक्स, बाकी सब चीज़ें प्रेजेंट रहता है। 2.4.3 दैट इज सीड्स। जब बेटा अपन सीड की बातचीत करते हैं तो सीड बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक को अपन बोलते हैं नॉन एल्यूमिनस और एक को अपन बोलते हैं एल्यूमिनस। नॉन एल्यूमिनस उसको नॉन एंडोस्पर्मिक भी बोलते हैं। उसके अंदर एग्जांपल्स बोले तो बेसिकली और डायकॉट्स प्लांट्स आर नॉन एल्यूमिनस। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एल्यूमिनसेंट्स, उसकी अगर हम बातचीत करें तो ऑल मोनोकॉट्स आर सेड टू बी द एल्यूमिनोसीड्स। अब ये पोर्शन के अंदर से एक इंपॉर्टेंट टर्म नेक्स्ट भी आता है, ओके, दैट इज नोन एज पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको पहले बेटा समझाऊं। जब हमने डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट देखा था तो वहाँ पे जो एक सेल है जिसको हम बोलते हैं MMC, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल। जो मेगास्पोर मदर सेल है ना, उनके सराउंडिंग में एक टिश्यूज डेवलप होता है, एक टिश्यूज, एक कुछ सेल्स होते हैं सेल्स, और ये जो सेल्स है ना उसको पेरिस्पर्म बोलते हैं। ओके, ये सेल्स को हम बोलते हैं न्यूसेलस। और ये जो न्यूसेलस के सेल्स, ये पूरा के पूरा डेवलपमेंट होगा, टेट्राड बनेगा, ये सब डेवलपमेंट होता है।
तो आगे जाके जो ओव्यूल जब बन रहा है बेटा, इस तरह से जब ओव्यूल बनेगा ओव्यूल, तो ये जो ये न्यूसेलस है ना, न्यूसेलस, वही स्टेम न्यूसेलस, वो न्यूसेलस सारा के सारा ये स्ट्रक्चर बनाने में कंज्यूम हो जाता है। लेकिन एग्जाम्पशन है, इट इज एन एग्जाम्पशन के दो एग्जाम्पल है। एक को हम बोलते हैं ब्लैक पेपर और बीट। ये ब्लैक पेपर और बीट के अंदर जो न्यूसेलस है ना, पूरे के पूरे डेवलपमेंट के दौरान यूज नहीं होते हुए कुछ पड़ा रहता है। द रिमेनेंट्स रेसिड्यूअल न्यूसेलस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। ये एक 5 स्टार मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया एक वर्ड है। नेक्स्ट बोलूं तो एक वर्ड आ रहा है जिसको हम बोलते हैं डॉर्मेंसी। व्हाट इज डॉर्मेंसी ऑफ सीड? द साइलेंटिंग फेज रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनेशन बिफोर द जर्मिनेशन इज नोन एज डॉर्मेंसी। अब ये डॉर्मेंसी बेटा समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दूं, फर्स्ट क्लास सीधा दिमाग में घुस जाएगा। ओके, अब डॉर्मेंसी को प्रॉपरली अगर मैं समझाऊं, व्हाट इज डॉर्मेंसी, देखना। तो अगर मैं अपने घर के अंदर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करूं, एक गमला पॉट लूं और उसके अंदर एक मूंग बीन्स के 5-6 दाने और एक जो कोई भी दूसरा प्लांट ले लूँ, मैंगो सीड की गिटली। मैंगो सीड जो है, हकीकत में मैंगो सीड है ना, वो सीड बोल ही नहीं सकते क्योंकि वो एंडोकाप, एक्सोकाप, मीसोकाप, एंडोकाप है, वो आता है। अब मैंने मैंगो का गिटली लिया और ज़मीन में लगा दिया, साथ में मूंग बीन्स लिया, ज़मीन में लगा दिया। अब मैं पानी डालूंगा तो हार्डली लगभग दूसरे या तीसरे दिन, फर्स्ट डे तो शायद नहीं होता, दूसरे दिन या तीसरे दिन मैक्सिमम जो मूंग बीन्स होते हैं उसमें से स्प्राउटिंग हो जाता है, जर्मिनेशन हो जाता है। जर्मिनेशन है मतलब रेडिकल गिव राइट रूट सिस्टम, और रूट सिस्टम है ना, रेडिकल माइक्रोपाइलर में से ब्रेक करके बाहर आ जाता है। लेकिन मैंगो हो तो मैंगो के सीड को रोज सुबह पानी देते टाइम पे बोलना पड़े आजा आजा, मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि डॉर्मेंसी जो मूंग बीन्स है उसकी कम है, मतलब साइलेंटिंग फेज रिक्वायर फॉर जर्मिनेशन कम है, जबकि मैंगो का सीड का जर्मिनेशन डॉर्मेंसी पीरियड कुछ ज़्यादा है। यहाँ पे वैसा एक वर्ड हमको समझने का है, डॉर्मेंसी। तो व्हाट इज डॉर्मेंसी? द सीड रिक्वायर सम resting period before germination, it is known as dormancy. As we are going towards the termination, the next title is fruit. When I am trying to explain the word fruit is known as ripened ovary. बेटा फ्रूट को शॉर्ट वर्ड में हम ripened ovary बोलते हैं। फ्रूट इज नोन एज ripened ovary. Fruit basically, as I am trying to explain, which are printed in our textbook are basically, जो बोले तो type there is false fruit. What is false fruit? If fruit formation ovary is not involved, it is known as false fruit. Okay. अब false fruit हम किसको बोलते हैं? तो if another part than the ovary, if it is involved, it is known as false fruit. लेकिन अगर मैं फ्रूट की बातचीत करूं, फ्रूट तो फ्रूट को डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से राइपेंड ओवरी बोलते हैं, राइपेंड ओवरी। और जब अपन राइपेंड ओवरी को स्टडी करते हैं तो फ्रूट के अंदर हमको बेसिकली 3 लेयर्स देखने को मिलते हैं। एक को अपन बोलते हैं एक्सोकार्प, उसको आप एपिकार्पिक बोल सकते हो, मीजोकार्प, और थर्ड वाले को एंडोकार्प भी बोल सकते हो। अब डिपेंडिंग अपॉन दिस फ्रूट टाइप, जो आप 11th में पढ़ चुके हो, उसको अपन सिंपल, एग्रीगेट, कंपोजिट फ्रूट, ड्राई, फ्लैशी, इंडेसेंट, ऐसे सब कैटेगरीज में बढ़ते हैं, जो बेटा 11th में आ गया। अब जो चीज़ें 12th स्टैंडर्ड में प्रिंटेड है उसी के अकॉर्डिंग टू अगर मैं डिस्कस करके समझाना चाहूँ तो फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट्स इज इफ द फ्रूट डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवर, इट इज ट्रू फ्रूट्स। Another part than the ovary, then it is known as false fruit. और अगर मैं false fruit की अगर मैं बातचीत करूं बेटा, false fruit तो उसके अंदर थैलेमस इन्वॉल्व होता है, एप्पल के अंदर, स्ट्रॉबेरी, चेशोनट के अंदर पीडंकल पूरा इन्वॉल्व हो जाता है। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर थैलेमस कैसे इन्वॉल्व होते हैं, तो मैं बेटा डायग्राम ड्रॉ करके बताऊं कि मान लीजिए बेटा थैलेमस है, थैलेमस। अब यहाँ पे मैं एप्पल की बातचीत करूं तो एप्पल के अंदर इस तरह से फ्लावरिंग कंडीशंस के अंदर जब सीजन होगा फ्लावर आएगा,
लेकिन उसमें जो थैलेमस है ना, मैच्योर होने के बाद इसका ओवरी में कैपेसिटी नहीं है कि थिक फ्लैशी सकलेंट बने, और ये जो ओवरी है ना, ये ओवरी आगे जाके वहीं रहता है और ये थैलेमस पूरा के पूरा एक्सपैंड होता है, एक्सपांशन ले लेता है, और इस तरह से ये एप्पल का शेप बन जाता है। मतलब ये जो ईडेबल पार्ट है ना एप्पल के अंदर जो हम खाते हैं, वो हकीकत में थैलेमस है, थैलेमस। ट्रू फ्रूट्स, इफ द फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओनली ओवर, इट इज नोन एज ट्रू फ्रूट्स। और एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जाता है जिसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कौन सा? तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में आपको एक थंब रूल डेफिनेशन याद रखने का है कि फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट डेवलप्ड विदाउट द स्टिमुलेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन ना हुआ हो और फ्रूट बने। एग्जाम्पल हम बोले तो बनाना, ओके। तो बनाना है वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, जिसको हम बोल सकते हैं कि सीड फॉर्मेशन नहीं होगा। बनाना में क्यों सीड फॉर्मेशन नहीं होता? क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन के बगैर जो ओवरी है वो स्टिमुलेट हो जाता है, सिचुएटेड हो जाता है, डेवलप होता है, स्टिमुलेट होता है कि ओवरी सीड के बगैर फ्रूट मतलब थिक फ्लैशी में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। दैट्स व्हाई बनाना इज नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। बच्चा लोग पेज नंबर 38 के ऊपर कुछ कंसेप्ट है जो इजी है। इसके अंदर अपन एक वर्ड बोलेंगे वायबिलिटी ऑफ सीड। वायबिलिटी, एक वर्ड आता है वायबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वायबिलिटी ऑफ सीड? वायबिलिटी ऑफ सीड समझने के लिए मैं एक सिंपल एक वर्ड बोल रहा हूँ, वायबिलिटी, दैट इज वैलिडिटी। वैलिडिटी, वैलिडिटी मतलब मान ले आप लोग या हम कभी मार्केट में जाए, कोई चीज़ खरीदते, मेडिसिन खरीदते, तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं मेडिसिन खरीदेंगे तो डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट ऑफ उसका एक्सपायरी, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है कोई भी थिंग अदर देन मेडिसिन हो। मेडिसिन में हम प्राइस नहीं देखते, लेकिन फिर भी हाँ यार प्राइस देखना पड़े, हम उसका प्राइस देखते हैं। जब भी उसी तरह से जब कोई फार्मर अपनी सीड खरीदने जाएगा तो वो वहाँ पे एक और कैरेक्टर ऐड करेगा और वो देखेगा वायबिलिटी। वायबिलिटी ऑफ सीड विद इन 6 मंथ्स 90%, मतलब 6 महीने के अंदर ये बैग के अंदर से अगर हम सीड उगा देंगे तो इसके अंदर से 90-100% सीड्स जर्मिनेट हो सकता है। वायबिलिटी मतलब मैं बोलता हूँ वैलिडिटी ऑफ सीड जर्मिनेशन, मतलब 6 महीना 12 महीना। जैसे अभी तो कोरोना काल के अंदर हम मैक्सिमम चाहते हैं कि बाजार ना जाना पड़े और मैक्सिमम पूरे साल का वैलिडिटी वाला रिचार्ज करा देते हैं। तो वैलिडिटी, दैट इज़ वायबिलिटी। अब वैलिडिटी बेटा एग्जाम में लिखना नहीं, ये वर्ड मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है। दैट इज़ वायबिलिटी, दैट इज़ वैलिडिटी। बेटा ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का 2.5 एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। ध्यान से समझना, लास्ट है लेकिन बहुत खतरनाक है और 5 स्टार में जाता है। जिस तरह से पार्थेनोजेनेसिस में मैंने एक वर्ड क्या बोला था, व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? पार्थेनोजेनेसिस में मैंने एक वर्ड क्या बोला था, व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? तो फ्रूट इज प्रोड्यूस विदाउट द स्टिमुलेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट इज पार्थेनोजेनेसिस। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एपोमिक्सिस। व्हाट इज एपोमिक्सिस? तो सीड इज प्रोड्यूस विदाउट द स्टिमुलेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। Actually, apomixis is said to be a type of asexual reproduction which mimics a sexual reproduction. Mimicry बोलना पड़े, what is mimicry? यूँ बोलूँ तो एपोमिक्सिस के अंदर सारी के सारी इवेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी ही होती हैं, ओके। जो नहीं होता वो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो एपोमिक्सिस हकीकत में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो मिमिक्री करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। यहाँ पे एपोमिक्सिस का सिग्निफिकेंस क्या? व्हाट आर सेड टू बी द सिग्निफिकेंस ऑफ एपोमिक्सिस? तो एपोमिक्टिक सीड्स है। अब मान ले अगर हम आर्टिफिशियली एपोमिक्सिस हॉर्मोन्स के ट्रीटमेंट से किसी प्लांट में पैदा करा सके तो एक बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा? कि ये सिचुएशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स मदर प्लांट में है वही का वही कैरेक्टरिस्टिक्स हम प्रिजर्व कर सकते हैं। दूसरा, सीड को ट्रांसपोर्टेशन में इजी होता है। मतलब मान ले आप एक जगह से दूसरी जगह सीड पहुंचाना चाहते हो कि सेम टू सेम रिजल्ट मिले, तो आप उसका सीड एपोमिक्टिक सीड है तो उसको क्रायो प्रिजर्वेशन में ले जाके बहुत लंबे टाइम तक स्टोर भी कर सकते हो।
क्योंकि कुछ क्लैमिडीज़ के एनवायरमेंट नेचुरल क्लैमिडीज़ के अंदर हम वो मदर प्लांट को प्रिजर्व नहीं कर सकते सेम टू सेम, लेकिन अगर एपोमिक्टिक सीड पैदा किया है तो हम उसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं लॉन्ग टाइम तक। तो एक वर्ड्स आपको यहाँ पे समझने का है, दैट इज एपोमिक्सिस। सारी की सारी चीज़ें एपोमिक्सिस के अंदर होता है और ये पाया जाता है, इट इज ऑब्जर्व बेसिकली इन एस्ट्रोएसी एंड ग्रास फैमिली। अब एस्ट्रोएसी फैमिली, सनफ्लावर फैमिली एंड ग्रास फैमिली, पोएसी फैमिली कई बार उसको बोला जाता है। तो इसका जो एग्जाम्पल अगर हम बोले किस प्लेंट्स के अंदर ये पाया जाता है, तो ये पाया जाता है एस्ट्रेसी फैमिली। हम उसको और करके एस्ट्रेसी को और करके सनफ्लावर फैमिली समझने के लिए वर्ड यूज कर सकते हैं, सनफ्लावर फैमिली, ओल्ड नेम उसका कॉम्पोजिटी था। और ग्रासेस के अंदर पाया जाता है, ग्रासेस को न्यू नेम पोएसी भी बोला जाता है। ओके, अब नेक्स्ट जो टाइटल बेटा मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, ये लास्ट है, दैट इज सेड टू बी द पोली एम्ब्रियोनी। अब कई बार क्या होता है बायो के अंदर, बहुत इजी कंसेप्ट है, अगर वर्ड को पकड़े ना तो इजीएस्ट वे से समझ सकते हो। और जो वर्ड है ना वो ये है बेटा कि पोली मतलब होता है मेनी और एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो। पोली, दिस पोली वर्ड स्टैंड फॉर मेनी, मेनी। एम्ब्रियोनी स्टैंड फॉर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो। ओके, एक्सीडेंटली इन मेनी स्पीसीज साइट्रस एंड मैंगो, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एग्जाम्पल, तो साइट्रस, साइट्रस एंड मैंगो, it is sometimes it is recorded but in the gymnosperm, जिम्नोस्पर्म। अब ये जिम्नोस्पर्म एक ऐसा कंसेप्ट है कि जिसके अंदर फ्रीक्वेंटली रिकॉर्डेड है कि ये सिचुएशन में होता क्या है कि आउटर मोस्ट इंटेग्यूमेंट्स वगैरह से एक ज, लेकिन अंदर तुमको एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज देखने को मिल सकते हो, ऐसा एक कंसेप्ट आता है। अब बेटा यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो इस चैप्टर को मैंने प्रॉपर वे से समझाने का, स्टेप बाय स्टेप समझाने का ट्राई किया, अच्छे तरीके से पूरा के पूरा चैप्टर समझ लिए। उसके लिए मेरे लगभग 7 वीडियोस हुए हैं। आपको पूरा के पूरा चैप्टर रिवाइज करना हो, फटाफट आप रिवाइज कर सकते हो। और किसी को कोई भी डाउट्स या कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछना हो तो नीचे आपके कमेंट्स के अंदर लिख सकते हो। मैं कमेंट्स कभी कभी देखता होता हूँ, टाइम मिलेगा हाँ, लेकिन मैं नहीं बोल सकता कि मैं फटाफट लिख के आंसर दे दूंगा, बट क्विकली मिलेगा। जैसे मेरे को टाइम मिलेगा ऐसे मैं आंसर दे सकता हूँ। तो जस्ट कमिंग कॉन्टैक्ट, अप्रिशिएट करना, कोई सजेशन हो तो बेटा देते रहना। और थैंक यू, दिस इज आई कैन से डिक्लेयर दिस चैप्टर ओवर इन दिस पर्टिकुलर लास्ट video number 7. Thank you.